वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। और यहाँ पर हम 10 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को यहाँ पर विद सॉल्यूशन पढ़ेंगे, जिससे कि आपको हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की कॉन्सेप्चुअल यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर पहला एग्जांपल देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हमने क्या लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक्स, जो कि एनालिसिस पर क्या देता है 24.24% कार्बन, 4.04% हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर हम फर्दर इसको ट्रीट करते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट से, तो हमें 1 ग्राम ऑफ एक्स के साथ ये 2.90 ग्राम AgCl देता है विद एसिडिफाइड AgNO3 सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंपाउंड X जो है उसको हम दो आइसोमर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Y एंड Z। Y जो है ट्रीटमेंट अगर हम इसका एक्वस KOH सॉल्यूशन से करें तो हमें डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड मिलता है, जबकि अगर Z उसको हम ट्रीटमेंट करें सिमिलरली, वो हमें देता है इथानल। तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है एक्स का, फाइंड आउट करना है, और स्ट्रक्चर्स हमें बताने हैं वाई और जेड के। तो ये हमारा क्वेश्चन है पहला, जिसको हम बहुत ही अच्छी तरह से अभी सॉल्यूशन हम इसका देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले तो जैसे कि हम इसको पहले भी वीडियो 11th का फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस तरह से एनालिसिस दिया हुआ है तो हम परसेंटेज से जो फॉर्मूला निकाल सकते हैं वो कैसे निकाल सकते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे स्टूडेंट्स। एम्पेरिकल फार्मूला से फिर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर देखें कि एम्पेरिकल फार्मूला निकालने का क्या मेथड है। तो एम्पेरिकल फार्मूला निकालने का क्या मेथड है स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर परसेंटेज जो है वो किसकी गिवन है, क्लोरीन की गिवन है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेज जो है वो गिवन है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि परसेंटेज ऑफ क्लोरीन को कैलकुलेट करेंगे, और फिर हमारे पास में कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन तीनों की जो है यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगी। फिर उसके रेशियो से हम एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे और फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कैसे निकालते हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि हेलो एल्केन्स में ही आपने लास्ट में जो एस्टिमेशन निकालते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकालना है या सल्फर निकालना है, नाइट्रोजन निकालना है, तो उनके लिए कुछ फार्मूलाज हैं। तो इसी तरह क्लोरीन की अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला लगा हुआ है यहाँ पर, जिसमें एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl इंटू मास ऑफ AgCl डिवाइडेड बाय मास ऑफ सब्सटेंस टेकन। तो यहाँ पर एटॉमिक मास स्टूडेंट्स आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है 35.5, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl वो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो 143.5 आएगा। मास ऑफ AgCl कितना है वो हमें मास ऑफ AgCl जो हमें क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मास ऑफ AgCl जैसे कि आप देख रहे हो ये गिवन है 2.90 ग्राम, तो वो ले लिया हमने यहाँ पर। और मास ऑफ द सब्सटेंस जो है वो भी हमें यहाँ क्वेश्चन में ये गिवन है 1 ग्राम, तो ये मास ऑफ सब्सटेंस यहाँ पर, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद करना होगा। इस फॉर्मूला से फिर हमने यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट की। अब परसेंटेज से रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू क्लोरीन, इसकी रेशो को हमें यहाँ पर क्या करना है, इनके विद रिस्पेक्टिव जो है, जैसे क्लोरीन कार्बन है हमारे पास में, तो कार्बन का परसेंटेज हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 24.24, तो 24.24 को इसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो 12 से। हाइड्रोजन का जो है वो हमारे को गिवन है 4.04%, तो उसके भी एटॉमिक मास से। इसी तरह से जो क्लोरीन है, क्लोरीन का भी परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में ये रेशो आ गई कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन की, ये जो आ गया है हमारे पास में। इसका मतलब है कि कार्बन जो है 1, हाइड्रोजन 2 एटम्स और क्लोरीन का 1 एटम। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में स्टूडेंट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब आगे आप कैसे करोगे कि ये जो हमारे पास में एम्पिरिकल फार्मूला आया है, ये एम्पिरिकल फार्मूला तो कोई भी स्टेबल कंपाउंड नहीं होता स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर ये स्टेबल नहीं है तो क्या होगा कि
हमारे को तो मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर फार्मूला इससे क्या बना सकते हैं। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करा हमने एम्पिरिकल फार्मूला को 2 से, तो हमारे को ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल गया। अब यहाँ पर आप ये पूछोगे कि हमने इसको 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया है। हमने इसको 2 से ही मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई है, यहाँ पर जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इससे हमें इस तरह की हिंट्स मिल रहे हैं, जैसे कि इथानल मिला है हमें, तो ये कब मिलेगा, हमें इथानल कब मिलेगा यहाँ पर, अगर हम क्या मान के चलें कि 2 कार्बन आइटम्स मॉलिक्यूलर फार्मूला में होंगे। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया हमारे पास में। अगर हम इस पूरा फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे को मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया C2H4Cl2। ठीक है, तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे को 2 आइसोमर्स जो हैं Y और Z, वो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से कौन से पॉसिबल होंगे। एक तो इथाइलिन डाइक्लोराइड पॉसिबल होगा स्टूडेंट्स, इथाइलिन डाइक्लोराइड, और दूसरा होगा इथिलीडीन डाइक्लोराइड। ठीक है, अब इथाइलिन डाइक्लोराइड जैसे कि आप देख रहे हो CH2Cl है, और Y बन गया ये कंपाउंड, Z है CH3CHCl2। अब ये क्या कह रहे हैं थर्ड पार्ट के अंदर, आप स्टूडेंट्स कैसे करोगे। थर्ड पार्ट जो है हमें कह रहा है कि अगर हमने Y जो है इसको ट्रीट किया है एक्वस KOH के साथ में, तो ये दे रहा है डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड। डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड इसका मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, अगर हम इथाइलिन डाइक्लोराइड की KOH से रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकॉल। देख रहे हो आप, यहाँ पर समझ आ रहा है, ये तो बिल्कुल साफ है कि इथाइलिन डाइक्लोराइड की रिएक्शन करी है KOH के साथ में, तो क्या मिला है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो ये जो है यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है कि हमारे पास में Y से ये कंपाउंड बना है और Z से जो है ये कंपाउंड बनेगा। ये कैसे क्लियर होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें इथानल मिला है। तो इथानल कब बनेगा, अगर हमने KOH से ट्रीट किया है और उसके बाद उसका हाइड्रोलाइसिस किया है स्टूडेंट्स, और एक ही कार्बन के साथ में 2 क्लोरीन एटम्स जो हैं अटैच हैं। वो कब होंगे, जब हमारे पास में कंपाउंड क्या होगा, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, यानी कि 2 कार्बन में से एक कार्बन के पास में यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम्स जो हैं वो अटैच होंगे इस तरह से। ठीक है, CH3CHCl2। तो अगर इस तरह से इथाइलिडीन डाइक्लोराइड है, तो जब हम उसको 2 मोल्स ऑफ KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो 2 KCl जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये OH आ गया उसकी जगह में, Cl की जगह में। अब 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो हैं कार्बन पर अनस्टेबल हैं, इसीलिए ये रिमूव इन द फॉर्म ऑफ वाटर रिमूव हो जाएगा और CHO यहाँ पर रह जाएगा। ये अनस्टेबल है तो इथेनॉल बन गया यहाँ पर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, तो इससे स्टेबिलिटी आ गई है कंपाउंड में, और हमने सारे जो कंपाउंड्स हैं हमारे उसको फाइंड आउट कर लिया है। सेकेंड प्रॉब्लम स्टूडेंट्स जो हम यहाँ पर देखने वाले वो ये है कि कंपाउंड ए जो है एक फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि वो ब्रोमीन को डीकलराइज कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, और उसके बाद वो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर रहा है कैटालिटिकली। तो कितना ज़्यादा हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि थर्ड स्टेप को और देखें कि PPT दे रहा है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में। इन तीनों स्टेप से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में जो हमें बोल रहा है कि वेपराइज करने पर कंपाउंड ए का 1.49 ग्राम जो 448 ml यहाँ पर वेपर्स देता है STP पे। तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कंपाउंड ए को और इसकी इक्वेशन लिखेंगे स्टेप 3 के लिए इक्वेशन लिखेंगे। जब कंपाउंड हमें मिल जाएगा उसकी फिर हम अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे। तो हमें ये समझ में आ गया ऐसे कि यहाँ पर एक तो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट स्टेप जो करेंगे सॉल्यूशन के लिए वो ये है कि मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करोगे आप, जैसे कि हमें पता है कि 448 ml जो है यहाँ पर वेपर्स STP पर
कितना ग्राम दे रहा है, ए का 1.49 ग्राम ऑफ ए। ये है स्टूडेंट स्टिशियोमेट्री, जो हम क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मोल कंसेप्ट के स्टिशियोमेट्री क्वेश्चंस हैं ये। यहाँ पर 448 ml अगर हमें इतना ग्राम ऑफ ए देता है तो हमें 22400 ml ऑफ वेपर्स एट एसटीपी मॉलिक्यूलर मास ही देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट किया, विच इज़ 74.5 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या बता रहे हैं कि ए जो है वो डीकलराइज कर रहा है ब्रोमीन और CCl4 को और एब्जॉर्ब कर रहा है हाइड्रोजन को कैटालिटिकली, ठीक है। तो ए जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। अब मोलर मास जो है एक क्योंकि हमको तीनों पॉइंट से यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो C ट्रिपल बॉन्ड CH का मोलर मास जो है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, अगर हम इसे ध्यान से देखिए तो 25.0 AMU इसका मोलर मास होगा। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम जो है वो यहाँ पर है 35.5 स्टूडेंट्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास जो है रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ए, रिमेनिंग पोर्शन ए का हमारे पास में अब क्या बचेगा 74.5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास में टोटल था, ठीक है, ये टोटल था 74.5, जिसमें से 25 हमने माइनस किया मोलर मास इसका C ट्रिपल बॉन्ड CH का, और 35.5 माइनस किया क्लोरीन का। तो हमारे को जो है रिमेनिंग मास मिल गया है ए का, विच इज़ 14 EMU, और 14 EMU मोलर मास बनता है CH2 का। तो हमारे को दोनों को ऐड करने के बाद में ये पता चल गया कि C ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ में यहाँ पर CH2 कंबाइन कर रहा है, तो हमारे को क्लोरीन है उसके साथ में अटैच स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड जो है वो क्या मिल गया स्टूडेंट्स, हमारे को स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए मिला है 3-chloroprop 1 आइन। तो जैसे कि आप देख रहे हो, अब इस 3-chloroprop 1 आइन जो है इसकी रिएक्शन अगर हम करेंगे स्टूडेंट्स किसके साथ में, जैसे कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कॉपर क्लोराइड और अमोनिया के साथ में अगर इसकी रिएक्शन करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हमें मिलेगा यहाँ पर 3-chloroprop 1 आइन रिएक्ट करके अमोनिया और कॉपर क्लोराइड के साथ में यहाँ H को रिप्लेस कर देगा कॉपर, कॉपर आ जाएगा इसकी जगह पर, और ये आ गया कॉपर, और NH3 के साथ में H और Cl जो है वो निकल जाएंगे। तो ये जो है हमारे पास में कंपाउंड आया विच इज़ 3-chloroprop 1 आइन। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ब्रोमोबेंजीन को हमने मोनोक्लोरिनेटेड किया है, ठीक है, और हमें 2 आइसोमर्स मिले, यानी कि एक ही क्लोरीन आया है ब्रोमोबेंजीन के ऊपर, और फिर हमें 2 आइसोमर्स A और B मिले हैं उससे। मोनोब्रोमिनेशन ऑफ A, अगर हम A कंपाउंड का मोनोब्रोमिनेशन करते हैं तो हमें बहुत सारे आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, किस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, C6H3Cl Br2। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बहुत सारे हमें आइसोमेरिक कंपाउंड्स मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो अब ये क्या कह रहा है कि अगर हम मोनोब्रोमिनेशन करते हैं B कंपाउंड का तो हमें मिलता है C और D। जो C कंपाउंड है वो है आइडेंटिकल विद वन ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्रोमिनेशन ऑफ A। अगर A का ब्रोमिनेशन करते हैं तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट वो आइडेंटिकल होगा कंपाउंड C के, जबकि D जो कंपाउंड है वो टोटली डिफरेंट है किसी भी आइसोमेरिक कंपाउंड अगर हमें ब्रोमिनेशन से मिलता है उससे, ठीक है। A के किसी भी ब्रोमिनेशन करने वाले मिलने वाले कंपाउंड से डिफरेंट होगा D कंपाउंड। तो यहाँ पर हमें ABCD जो है सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स जो हैं मोनोब्रोमिनेटेड वो सारे फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर जो है क्या करना है कि ब्रोमोबेंजीन जो है वो ब्रोमोबेंजीन का अगर हम मोनोक्लोरिनेशन करते हैं तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या मिल रहा है, अगर आप देखें यहाँ पर मोनोब्रोमिनेशन से हमें मोनोक्लोरिनेशन से हमें यहाँ पर Cl मिला, एक तो ऑर्थो पोजीशन पर एक क्लोरो पोजीशन पर, तो A और B प्रोडक्ट्स जो हैं ये हो गए हमारे पास में। यही प्रोडक्ट्स फाइनली स्टूडेंट्स A और B प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे
2 ब्रोमोक्लोरोबेंजीन और 4 ब्रोमोक्लोरोबेंजीन, यही फाइनली हमें डिफरेंट आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स यहाँ पर देंगे। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पर ध्यान से, ए कंपाउंड Br2 और FeBr3 के साथ में ये 4 आइसोमर्स दे रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ए कंपाउंड में अगर हम Br2 ऐड करेंगे तो कितनी जगह पे वो ऐड हो सकता है, आप यहाँ पर देख लो। ये सभी पोजीशंस पर जाकर, ये और ये तो दोनों सेम है, मेटा पोजीशंस हैं, तो ये 1 2 और 3, ये 3 पोजीशंस इसको यहाँ पर मिल रही हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सॉरी, ये भी पोजीशन अलग हो जाएगी क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन ये भी पोजीशन अलग है। तो इस तरह से अगर हमें 2 मेटा की पोजीशन यहाँ पर मिली हैं और एक ऑर्थो की और एक पैरा की, तो हमें 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल गए हैं। इसके अंदर हमें, अगर हमने ए कंपाउंड के आइसोमर्स बनाए स्टूडेंट, इसी तरह से बी का हमें देखें तो बी में हमें क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, इसमें हमें यहाँ पर केवल 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, एक तो मेटा पर और एक ऑर्थो पर। एक तो मेटा पर ब्रोमीन जा सकता है और एक हमारे को ऑर्थो पर ब्रोमीन यहाँ पर जा सकता है। सी और डी जो है 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और इसने क्या बोला था कि ए जो है वो ब्रोमिनेशन पर प्रोडक्ट दे रहा है सी। अब ये सी प्रोडक्ट और ये सी प्रोडक्ट आप देखें ध्यान से, दोनों जो हैं वो सेम प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो हमने फाइनली यहाँ पर सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं डिड्यूस कर लिए हैं। एक स्ट्रक्चर, ठीक है, और बी स्ट्रक्चर, सी स्ट्रक्चर, दिस इज़ ऑल्सो सी, सिमिलर है ये, और डी, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी जो है हमें इनके स्ट्रक्चर्स ही बताने थे। तो लास्ट में जब भी आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो लास्ट में हमेशा आप यहाँ पर आंसर में लिखा करें कि हमारे स्ट्रक्चर जो है ए ये है, बी ये है, सी एंड डी क्या स्ट्रक्चर्स आपने फाइंड आउट करे हैं वो ज़रूर लिखें लास्ट में। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 3। नेक्स्ट जो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रिकी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक एल्काइल हैलाइड एक्स है यहाँ पर, जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसका है यहाँ C6H13Cl, ठीक है, जो कि हमें पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ में 2 आइसोमेरिक एल्कीन्स दे रहा है, जिसका फॉर्मूला है C6H12। तो हमें दोनों एल्कीन्स जो हैं हाइड्रोजिनेशन पर क्या दे रहे हैं, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। तो हमें स्ट्रक्चर यहाँ फाइंड आउट करना है एक्स का, वाई और जेड का। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो क्योंकि हमें यहाँ पर इसने यही बता दिया है कि वाई और जेड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12, जो कि कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन पर कंपाउंड क्या दे रहा है, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन स्टूडेंट्स। तो ये तो बहुत बड़ा हिंट हमें यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर मिल गया है। अब आप इस बात को समझे कि वाई और जेड जो हैं वो कंपाउंड्स केवल किस में डिफ़र करेंगे, इन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन में ही वाई और जेड कंपाउंड जो हैं वो डिफ़र करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, वाई और जेड कंपाउंड जो हैं यहाँ पर अगर सिर्फ इनकी पोजीशन डिफ़र करती है तो ये कंपाउंड यहाँ पर इस तरीके से कंपाउंड यहाँ पर बनेगा, जिसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग है, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूट 2 इन और 2,3 डाईमिथाइल ब्यूट 1 इन। इसके अलावा जो है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कोई भी और आइसोमर्स नहीं बनेंगे। अब इसने ये कहा कि हमें यहाँ पर C6H13Cl एक्स कंपाउंड जिससे कि ये आइसोमर्स बने हैं, ये दोनों एल्कीन्स जिस हैलाइड से बने हैं उस एक्स कंपाउंड का, उस हैलाइड का स्ट्रक्चर बताओ। तो इसका मतलब है कि इन्हीं दोनों एल्कीन्स के अंदर हम क्या चेंज करें, ऐसा डबल बॉन्ड के अराउंड हमें यहाँ पर H और Cl प्लेस करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर केवल H और Cl प्लेस करने के बाद केवल एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि अगर हम H और Cl लगाएं तो हम दोनों साइड पर लगाने पे अराउंड द डबल बॉन्ड एक ही स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, विच इज़ 2-chloro-2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। तो आप अगर इसको देखें यहाँ पर, तो यहाँ से इस स्ट्रक्चर से हमें जो कि कंपाउंड हमारा X है उसी से केवल हमें यहाँ पर Y और Z मिलेगा। अब ये कंपाउंड आया कैसे है स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें आइदर साइड में हाइड्रोजन एटम और Cl को प्लेस कर देना है, डबल बॉन्ड को ख़त्म करना है। तो हमारे को यहाँ पर ये स्ट्रक्चर मिल गया है X का स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है अगर आपको कोई एक कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H9Br, ठीक है। तो ये जो है डीकलराइज कर रहा है ब्रोमाइन वाटर को और KMnO4 सॉल्यूशन को और कंपाउंड दे रहा है हमें B, ठीक है। और फॉर्मूला है जिसका C5H11Br जो कि टिन या HCl के साथ में रिएक्ट कर रहा है। अब ये रिएक्शन ए कंपाउंड की NaNH2 के साथ में कंपाउंड C प्रोड्यूस कर रही है स्टूडेंट्स विद द एवोल्यूशन ऑफ एमोनिया, ठीक है। C कंपाउंड जो है वो ना तो सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है ना तो किसी मेटल के साथ, मेटल एसिटिलाइट के साथ रिएक्ट कर रहा है, बट रिएक्टिंग विद लिंडलार्स कैटलिस्ट, ठीक है। लिंडलार्स कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड D देगा वो, और ये कंपाउंड जो है डी दे रहा है और सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ में ई कंपाउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो दोनों कंपाउंड डी और ई जो है वो आइसोमेरिक कंपाउंड्स है स्टूडेंट। तो हमें स्ट्रक्चर बताने हैं ए से लेके ई तक के। तो इसमें स्टूडेंट्स हमें ये चीज़ समझनी है अब यहाँ पर कि जो हमारे पास में ए कंपाउंड है, क्योंकि ये ए कंपाउंड रेडली डीकलराइज कर रहा है ब्रोमीन वाटर को और ब्रोमाइन वाटर को और KMnO4 सॉल्यूशन को, तो ए कंपाउंड जो है उसमें डबल बॉन्ड जो है ज़रूर होना चाहिए। और ये कंफर्म हो जाएगा इस रिएक्शन के साथ में कि C5H9Br जो है वो टिन या HCl के साथ में क्या दे रहा है स्टूडेंट, C5H11Br। तो ये जो है C5H9Br स्टूडेंट्स वो क्या है, एल्कीनाइल ब्रोमाइड। एल्कीनाइल ब्रोमाइड वो है कंपाउंड जो हमारा कंपाउंड ए है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, क्योंकि ए कंपाउंड जो है वो NaNH2 के साथ में क्या प्रोड्यूस कर रहा है स्टूडेंट्स, कंपाउंड सी। तो कंपाउंड सी दे रहा है स्टूडेंट्स विद द एवोल्यूशन ऑफ एमोनिया। एमोनिया के साथ में कंपाउंड सी दे रहा है और साथ ही साथ जो कंपाउंड सी है वो एक एल्काइन है, और कंपाउंड सी जो एल्काइन है वो ज़रूरी क्या होगा, एक नॉन टर्मिनल एल्काइन होगा। और नॉन टर्मिनल एल्काइन पॉसिबल 5 कार्बन एटम का क्या हो सकता है, केवल पेंट2 आइन स्टूडेंट्स। और कोई भी नॉन टर्मिनल मतलब कि 2 कार्बन एटम्स के गैप पर ट्रिपल बॉन्ड का होना, तो यहाँ पर केवल एक ही एल्काइन पॉसिबल है, कौन सा, पेंट2 आइन स्टूडेंट्स। अब इसने क्या कहा कि पेंट2 आइन जो है अगर वो कंपाउंड सी है तो ए जो है वो क्या पॉसिबल हो सकता है, 3 ब्रोमो पेंट2 इन या फिर 2 ब्रोमो पेंट2 इन। 3 ब्रोमो पेंट2 इन हो सकता है या फिर 2 ब्रोमो पेंट2 इन हो सकता है। अब इन दोनों में से है कौन सा पॉसिबल, ये दोनों कंपाउंड हैं, इनमें से पॉसिबल वो होगा जो NaNH2 के साथ में क्या रिलीज़ कर रहा है, अमोनिया गैस, और कंपाउंड सी दे रहा है। इसका मतलब कि ए कंपाउंड कौन सा है, ये 2 ब्रोमो पेंट2 इन, क्योंकि इसी ने ही एमोनिया लिबरेट करके यहाँ पर पेंट2 आइन हमें दिया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि जो ए कंपाउंड है स्टूडेंट वो या तो 3 ब्रोमो पेंट2 इन या 2 ब्रोमो पेंट2 इन, अगर हम ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ मान के चलते हैं तो हमारे को कंपाउंड बी जो है, कंपाउंड बी वो इनके रिडक्शन पर ही मिलेगा। अगर ये दोनों पॉसिबिलिटी हम मान के चलें यहाँ पर, तो 3 ब्रोमो पेंट2 इन और 2 ब्रोमो 2 इन पेंट2 इन ये दोनों रिडक्शन पर टिन या HCl के साथ में क्या कंपाउंड हमें देंगे, बी कंपाउंड, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या चीज़ पता चल रही है कि अगर सी कंपाउंड जो है वो है पेंट2 आइन, तो वो रिडक्शन के साथ लिंडलार्ड कैटलिस्ट में क्या देगा हमें, सिस एल्कीन, ठीक है, सिस एल्कीन, सिस पेंट2 इन डी ऑन रिडक्शन, लेकिन सिस जो है वो रिडक्शन से
बर्थ रिडक्शन जो होती है उसके साथ क्या देता है, सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ जब बर्थ रिडक्शन करते हैं तो ट्रांस एल्कीन हमें यहाँ पर मिलता है स्टूडेंट्स। तो ट्रांस पेंट 2 इन जो है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम अगर इसको यहाँ पर स्कीमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो पेंट 2 आइन जो है वो डी और ई प्रोडक्ट दे रहा है, लिंडार कैटलिस्ट के साथ में डी प्रोडक्ट सिस प्रोडक्ट मिल रहा है, और सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ में सी क्या दे रहा है, ई प्रोडक्ट हमें दे रहा है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो है सारे प्रोडक्ट्स के स्ट्रक्चर पता चल गए हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो हमने सारे स्ट्रक्चर्स को डिड्यूस कर लिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ट्रिकी है। देखें ध्यान से, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ कंपाउंड ए एंड बी। ए और बी का अगर हम डिहाइड्रोब्रोमिनेशन करते हैं, यानी कि अगर हम इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और ब्रोमाइन भी रिमूव करते हैं, तो यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज ब्रोमाइन, तो हमें एल्कीन मिलता है कंपाउंड सी। अब ये एल्कीन जो है वो रीजनरेट करेगा ए और बी कंपाउंड्स को बाय द एडिशन ऑफ HBr। जब HBr हम इसमें ऐड करेंगे तो हमें ए और बी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें यहाँ से मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंड एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड रिस्पेक्टिवली। तो एक के अंदर हमने प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इफेक्ट शो करना है और एक में एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, यानी ए जो बनेगा उसमें प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड से और बी जो बनेगा उसमें एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड से बनाना है। उसके बाद रिस्पेक्टिवली जब इनका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो डी और ई कंपाउंड्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। और 1,1 डाइफिनाइल इथेन जो है वो कैसे मिल रहा है हमें, 1,1 डाइफिनाइल इथेन इज ऑब्टेन्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सी विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। हमें 1,1 डाइफिनाइल इथाइन जो है जब हम सी की रिएक्शन बेंजीन के साथ करेंगे H पॉजिटिव की प्रेजेंस में तब मिलेगा। अब हमें स्ट्रक्चर सारे फाइंड आउट करने हैं A to E। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे कि हमारा जो कंपाउंड C है, जो हमारी लास्ट लाइन से हमें क्लियर हो रहा है कि कंपाउंड C जो कि एक एल्कीन है, वो कंपाउंड C जब हम उसको बेंजीन के साथ उसका रिएक्शन करते हैं H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर रिएक्शन अगर हमें 1,1 डाइफिनाइल इथेन बनाना है तो ये कब बनेगा, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा और ये होगा स्टाइरीन। ठीक है, तो ये स्टाइरीन की प्रेजेंस में ही केवल ये अगर स्टाइरीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये CH2 है, तो स्टाइरीन की प्रेजेंस में ये प्रोडक्ट जो है ये बन सकता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कंपाउंड C क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंपाउंड C होना चाहिए स्टाइरीन, क्योंकि हमें क्या बनाना है 1,1 डाइफिनाइल इथेन। तो नेक्स्ट जो है स्टेप के अंदर क्या बोल रहा है कि अगर हम एडिशन ऑफ HBr करते हैं स्टायरीन का इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा जो कि हमें यहाँ पर क्या देगा स्टूडेंट्स, एल्काइल हैलाइड A एंड इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड यहाँ पर क्या लगेगा, मार्कोनिकॉव्स एडिशन। और मार्कोनिकॉव्स एडिशन और एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन दोनों ही हम यहाँ नेम रिएक्शंस में डिस्कस कर चुके हैं, नेम रिएक्शंस ऑफ क्लास 12 में विद मैकेनिज्म, बहुत अच्छी डिटेल में जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको देख सकते हो। और जब हम ये दोनों ही यहाँ पर करेंगे तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टाइरीन के अंदर HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ऐड किया तो हमें कंपाउंड मिला है A, और स्टाइरीन में HBr ऐड करा है विद नो पेरोक्साइड इफेक्ट, तो यहाँ पर कंपाउंड हमें मिला है B। तो हमारे को A कंपाउंड जो है वो क्या होगा, 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन, और सेकेंड जो है B प्रोडक्ट हमारे को क्या मिलेगा, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन। तो इस तरीके से हमारे को यहाँ पर A, B और C के स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ गए हैं। अब लास्ट स्टेप के अंदर जो है स्टूडेंट्स उसने क्या कहा है कि A और B का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें आइसोमेरिक अल्कोहल्स मिलेंगे। तो A का जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो D मिल रहा है स्टूडेंट्स, और जब B का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर E मिल रहा है, यानी कि A के हाइड्रोलाइसिस से हमें प्रोडक्ट मिला D जो कि है 2 फिनाइल इथेन 1 ओल, और यहाँ पर जो B है उसके प्रोडक्ट के हाइड्रोलाइसिस से हमें E प्रोडक्ट मिला है जो कि है 1 फिनाइल इथेन 1 ओल।
तो इस तरीके से हमने सारे के सारे प्रोडक्ट्स A to E जो है इस क्वेश्चन के लिए फाइंड आउट किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर अब हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें क्या दे रहा है कि 1,4-पेंटाडाइईन जो है वो रिएक्ट करेगा यहाँ पर किसके साथ में, एक्सेस ऑफ HCl की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड कंपाउंड X हमें दे रहा है, जो कि फर्दर रिएक्शन अगर हम Mg और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करेंगे तो कंपाउंड Y देगा, यानी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट यहाँ पर बनेगा। और कंपाउंड Y जो है वो इथाइल एसीटेट देगा। अगर हम उसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें कंपाउंड Z मिलेगा। तो इस तरह से XYZ के सारे स्ट्रक्चर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सबके स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है स्टेप 1 यहाँ पर अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो स्टेप 1 के अंदर क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम लिखेंगे कंपाउंड X का स्ट्रक्चर। कैसे लिखेंगे, क्योंकि पेरोक्साइड इफेक्ट जो है वो HBr की प्रेजेंस में ही होता है। तो 1,4-पेंटाडाइईन जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अंदर जब हम एडिशन करेंगे HCl का और मार्कोनी का रूल लगाएंगे तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी सिर्फ है कि ये बने 2,4-डाइक्लोरोपेंटेन, और HCl यहाँ पर हमने ऐड किया है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉस रूल। तो उसमें पता है आपको नेगेटिव पार्ट कहाँ पर जाएगा, नेगेटिव पार्ट विल गो टू द एटम विच कैरीज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर जाके नेगेटिव पार्ट जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगा। इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ HCl को लेना है और हमने नेगेटिव पार्ट को यहाँ पर अटैच कर दिया है। 2 मोल्स लिए हैं तो दोनों हाइड्रोजन पर जाके अटैच होगा, क्योंकि 2 ही डबल बॉन्ड यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर मिल गया 2,4-डाइक्लोरोपेंटेन और ये आ गया हमारे पास में कंपाउंड X। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, उसने कहा है यहाँ पर कि स्ट्रक्चर जो है कंपाउंड Y का वो कंपाउंड Y का जो स्ट्रक्चर है वो हमें कब मिला है, जब हम रिएक्शन X की किसके साथ में कर रहे हैं स्टूडेंट्स, विथ एक्सेस ऑफ Mg इन द ड्राई ईथर। इसका मतलब कि ड्राई ईथर की प्रेजेंस में किया था, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनकर आएगा। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनेगा यानी RMgX। तो और ऑलरेडी हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की नेम रिएक्शंस क्लास 12 में सारी रिएक्शंस और कैसे बनता है विद मैकेनिज्म ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो है आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो हमने यहाँ पर 2,4-डाइक्लोरोपेंटेन X ये जो लिया था, ये X कंपाउंड जब हम इसकी मैग्नीशियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो जितना हमारे यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ में ये क्लोरीन है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट Y बन गया हमारे पास। तो इस तरीके से Y कंपाउंड आ गया हमारे पास में ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का। नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स हमें स्टेप 3 देखना है। स्टेप 3 के अंदर हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड Z। अब ये कंपाउंड Z का स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे, अगर हम ये जानते हैं कि एस्टर्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से, और ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, डाइकीटोन्स बनाते हैं। तो हम ये रिएक्शन जो है आराम से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि क्या हो रहा है, ये हमारे पास में था जो हमारा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हमने बनाया था ऊपर, और इसकी रिएक्शन करी है हमने किसके साथ में, एस्टर के साथ में। एस्टर के साथ रिएक्शन करने इस तरीके से यहाँ पर इसने एक एडिशन प्रोडक्ट बनाया है स्टूडेंट्स, और एडिशन प्रोडक्ट का जब हम लास्ट में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे को कंपाउंड Z मिल जाएगा जो कि है डाइकीटोन। तो ये जो डाइकीटोन मिला है वही है हमारा कंपाउंड Z। तो यहाँ पर हमने सारे स्ट्रक्चर्स को रिड्यूस कर लिया, Z को, Y को, और ऊपर जो हमने रिड्यूस किया है X को। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे ही स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर रिड्यूस कर लिया। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रिकी प्रॉब्लम है ये कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एक कंपाउंड हमें A गिवन है क्वेश्चन में, जो कि हेलो एल्कीन B के साथ में रिएक्ट करके कंपाउंड C दे रहा है, और कंपाउंड C जो है वो हीटिंग पर KOH के साथ हमें मिक्सचर दे रहा है 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का D और E। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे तो ट्रांस आइसोमर्स हैं और उसमें से D प्रिडोमिनेट कर रहा है, यानी ट्रांस आइसोमर प्रिडोमिनेट कर रहा है। C और E जो है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। C जो है हमें
हमें 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन दे रहा है, रिएक्शन किसके साथ करने पर, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है हमें फाइंड आउट करना है, ABC का और D और E की कन्फिग्रेशन साथ के साथ यहाँ पे हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि A और B जो कंपाउंड्स हैं हमारे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट और हेलो एल्कीन, वो हेलो एल्कीन हमें यहाँ पर रिएक्ट करके कंपाउंड जो है दे रहे हैं C कंपाउंड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो हमें ये मिला है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट और हेलो एल्कीन की रिएक्शन से जो कंपाउंड C मिला है, फर्दर रिएक्शन HBr के साथ रिएक्ट करके हमें जो कंपाउंड दे रहा है वो है 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो ये कंपाउंड हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो हमें अगर ये कंपाउंड गिवन है तो हम थोड़ा सा इसको रिवर्स में लेके चलते हैं कि अगर हमने इसमें HBr ऐड करके इसको बनाया है तो कंपाउंड C के अंदर तो डबल बॉन्ड है, क्योंकि एल्कीन है, एल्कीन के अंदर HBr ऐड हुआ है, तो हम कंपाउंड C का स्ट्रक्चर बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये फाइंड आउट करना तो बहुत ही आसान है, कंफर्म भी हो जाएगा। कैसे कंफर्म हो जाएगा, जब हम ये दोनों की रिएक्शन से कंपाउंड C को सेम वही बना रहे हैं जो कि जब हमने HBr जो है उसके अंदर ऐड करा और ये कंपाउंड बना। तो कितना ईजी है, दोनों जो है क्रॉस चेक हो जा रहे हैं यहाँ पर। अब ये कंपाउंड C जो है वो KOH के साथ हाइड्रोलाइसिस पे D और ये कंपाउंड दे रहे हैं जो इम्पेरिकल आइसोमर्स हैं, और D जो है प्रेडोमिनेंट यहाँ पे आइसोमर है। कंपाउंड A हमारे पास ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है और कंपाउंड B हेलो एल्कीन जो हम बता रहे हैं। तो इसमें अगर हम ये देखें कि यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है इस कंपाउंड के अंदर, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या बना सकते हैं हम इसके अंदर से, अगर हम यहाँ पर देखें C6H5 MgBr, अगर हम इसको यहाँ से स्प्लिट अप कर दे तो ये बनेगा C6H5 MgBr और 3 कार्बन एटम का एल्कीन हेलो एल्कीन। तो हमारे को जो मिलेगा प्रोडक्ट वो कंपाउंड C है। ये हम कंफर्म कैसे करेंगे, अगर हम इसमें HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगा रहे हैं तो हमें सेम वही कंपाउंड मिल रहा है स्टूडेंट्स, 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन, जो कि हमारा क्वेश्चन में गिवन था। तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड अगर सेम है तो इसका मतलब हमने जो कंपाउंड C डिड्यूस किया है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल सही हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पर एल्कीन C जो है वो बहुत ही कम स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे को एल्कीन मिला है, कंपाउंड C मिला है, वो उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि फिनाइल रिंग पर और डबल बॉन्ड जो है वो कंजुगेशन में यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो जब हम इसको हीट करेंगे KOH की प्रेजेंस में तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगा और हमें सिस और ट्रांसफॉर्म स्टूडेंट्स इसके मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो लास्ट रिएक्शन हमने लिखी हुई है, कंपाउंड C जो है वो KOH के साथ आइसोमराइजेशन रिएक्शन में सिस और ट्रांसफॉर्म बना रहा है। ट्रांसफॉर्म जो है वो D कंपाउंड होगी, क्योंकि D जो है उसने ऑलरेडी कह दिया है कि वो ज़्यादा स्टेबल है, और E जो है वो लेस स्टेबल है, तो वो सिस फॉर्म ही होगी। इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन को तो बेंजीन जो है रिएक्शन पर HOCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हमें क्या दे रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड A, ठीक है। और A जो है वो NaNH2 और लिक्विड अमोनिया के साथ में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रहा है B जो है वो HbF4 के साथ हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड C दे रहा है, जो कि हीटिंग कर रहे हैं। अगर हम NaNO2 के साथ में तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें D मिल रहा है। तो हमें A से लेकर D तक के सारे स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेप अगर हम इसमें देखें तो फर्स्ट स्टेप जो है उसमें हमें HOCl इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या जनरेट कर रहा है, एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा स्टूडेंट्स। HOCl का अगर डिसोसिएशन देखें तो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में वो कैसे रिएक्ट करेगा, ये देखो H2O पॉजिटिव और यहाँ ये बॉन्ड लेके जा रहा है तो वाटर मिल गया हमें, और यहाँ पर ये Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोनियम आयन इसने जनरेट किया है। क्लोरोनियम आयन जो है वो यहाँ पर बेंजीन रिंग पे रिएक्ट करके C6H5Cl हमें क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट देगा और H पॉजिटिव जो है वापस मिल जाएगा। तो ये हुआ हमारा यहाँ पर क्लोरोबेंजीन हमारे को प्रोडक्ट मिला है। अब ये जो क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट A प्रोडक्ट जो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें मिल गया है, इस
क्लोरोबेंजीन की हम फर्दर रिएक्शन करेंगे किसके साथ में, NaNH2 और लिक्विड अमोनिया के साथ में। तो बेंजाइन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, बेंजाइन मैकेनिज्म, ये बेंजाइन बना है स्टूडेंट्स। बेंजीन और बेंजाइन के अंदर आप फ़र्क जानते ही होंगे कि यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन में, तो ये एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। बेंजाइन मैकेनिज्म है ये। इसके अंदर जब हम इससे पास करेंगे तो अमोनिया का एडिशन करने पर हमें एनालीन मिलेगा, बी प्रोडक्ट। तो क्लोरोबेंजीन से हमें एनालीन बी प्रोडक्ट मिला है। पहले हमने रिएक्शन करी NaNH2 और लिक्विड अमोनिया के साथ में, और HCl का यहाँ पर रिमूवल हो गया जिससे कि बेंजाइन मिला। और अमोनिया का जब हमने यहाँ पर फर्दर एडिशन किया है तो हमें यहाँ पर मिला है एनालीन बी प्रोडक्ट। अब लास्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या करना है हमें, कि जो हमें एनिलीन मिला है, इस एनिलीन की हमें रिएक्शन करनी है HbF4 के साथ में। HbF4 के साथ जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमें एक इंटरमीडिएट मिल रहा है यहाँ पर C प्रोडक्ट, ठीक है। तो और C प्रोडक्ट की फर्दर रिएक्शन करेंगे तो NaNO2 के साथ में हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोबेंजीन। तो एनिलीन टेट्राफ्लोरोबोरेट हमें मिला C प्रोडक्ट, और D मिला है नाइट्रोबेंजीन, और साथ में नाइट्रोजन NaBF4। तो इस तरीके से हमें सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, A से लेकर D तक। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, इसको ज़रूर देखें। स्टूडेंट्स हम आते हैं अब लास्ट अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर। वो है W और X अगर रिएक्ट करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो कि, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं किसके, C5H9Cl। तो हमें ये यहाँ पर पता चल जा रहा है कि W और X का यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें गिवन है C5H9Cl, ठीक है। और W जो है वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड Y के अंदर। और जबकि X जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड देगा Z अंडर सेम कंडीशन। सो हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर Y का फाइंड आउट करना है विद द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ W, X एंड Z इन द फिशर प्रोडक्शंस फार्मूला। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें आप, फर्स्ट स्टेप के अंदर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का हमने एक पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको देख सकते हो, और प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा वो। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स जो है फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है समेशन ऑफ n इंटू V-2। तो यहाँ पर n की वैल्यू है नंबर ऑफ एटम्स और V है वैलेंसी ऑफ एटम, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट करनी है इसकी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले के लिए, तब हमें DBE यानी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स की वैल्यू पता चल जाएगी। हम तीनों तरह के एटम्स के लिए इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे और उनको ऐड कर देंगे आपस में। स्टूडेंट्स ऐड करने के बाद ये साथ में +1 भी है यहाँ पर, तो यहाँ हमने +1 भी किया है, और अब हमारे पास DBE की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि W और X जो हैं या तो वो सैचुरेटेड क्लोरोसाइक्लो एल्कीन्स हैं, 1 का मतलब, या फिर वो है क्लोरो एल्कीन्स। तो अब इसमें क्योंकि W और X हाइड्रोजिनेशन शो कर रहा है, इसका मतलब कि वो एल्कीन ही होगा, क्लोरो एल्कीन ही होगा। यहाँ पर क्लोरोसाइक्लो एल्केन होने की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप इस चीज़ को समझें कि W और X जो है वो है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो W और X क्योंकि हाइड्रोजिनेशन शो किया है उन्होंने और वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हैं, तो और ये क्लोरो एल्कीन्स भी हैं, ठीक है। तो इनके अंदर एक कायरल कार्बन एटम तो ज़रूर होगा। तो इस कायरल कार्बन एटम की पॉसिबिलिटी के साथ हमने यहाँ पर 5 स्ट्रक्चर्स बना लिए जो कि इसी फॉर्मूले के साथ में हैं। 1 to 5 स्ट्रक्चर्स आप बनाकर देखें, इसमें बहुत आसानी से आप इन 5 स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। आपने यहाँ पर देखना ही है कि जिस कार्बन एटम को हमने यहाँ पर स्टार से रिप्रेजेंट किया है वो है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन वो होता है जिस कार्बन से चारों ग्रुप जो लगे हुए हैं वो हों डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। तो इस कार्बन एटम जिससे चारों ग्रुप डिफरेंट हो ऐसा, और जिसमें हमारे पास में डबल बॉन्ड भी हो और साथ के साथ वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो, तो ये पांचों कंपाउंड की पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पर लिखी। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1।
अब स्टेप 2 जो है उसके अंदर आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो W कंपाउंड है हमारा वो हाइड्रोजनेशन पर क्या दे रहा है हमें, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड Y, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड Y जो है वो X के साथ रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजनेशन पर, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दे रहा है Z। तो हमें 5 फार्मूला जो ऊपर हमने सजेस्ट किए हैं उससे हमें ये पता चला कि फर्स्ट कंपाउंड ही केवल हमें ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड देगा Y। फर्स्ट कंपाउंड, केवल फर्स्ट कंपाउंड से हमें यहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड Y मिलेगा। इसका मतलब कि W का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, 3-chloro-pent-1-ene। क्लियर स्टूडेंट्स, कितना आराम से और कितनी आसानी से हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे को यहाँ पे नेक्स्ट में 3-chloro-pent-1-ene W जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो हाइड्रोजनेशन पर Y कंपाउंड दे रहा है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, तो X तो हाइड्रोजनेशन पर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दे रहा है Z, और X जो है वो 4 तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर से 5 स्ट्रक्चर में। अगर हम स्ट्रक्चर 2 को देखें, जो हमने पीछे 5 स्ट्रक्चर बनाए थे उसमें से स्ट्रक्चर 2 को हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो स्ट्रक्चर 2 ही केवल ऐसा है जो कि हमें कंपाउंड Z देगा। ठीक है, केवल स्ट्रक्चर 2 ही ऐसा है जो कि ये स्ट्रक्चर 2 जो हमने पीछे 5 स्ट्रक्चर बनाए थे उसमें स्ट्रक्चर 2 ही ऐसा स्ट्रक्चर है जो हाइड्रोजनेशन पर हमें कंपाउंड Z देगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कंपाउंड Y, कंपाउंड Z, कंपाउंड X और W, ये चारों स्ट्रक्चर्स जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं। कंपाउंड एक्टिव हमारे कौन से हैं, देखो ऑप्टिकली एक्टिव है हमारे पास W और X और Z। ऑप्टिकली इनएक्टिव है Y, जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि Y कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सारे कंपाउंड्स मिल गए। अब हमें यहाँ पे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर तो पता चल ही गए हैं, हमें यहाँ पर केवल इनके फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ही ड्रॉ करने हैं। तो अगर हम W को देखें ध्यान से स्टूडेंट्स, तो W का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो है वो क्या बनेगा, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये है W का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और इसका इनैंशियोमर अगर हम मिरर इमेज देखें तो ये बनेगी इनैंशियोमर ऑफ W हो गया। इसी तरीके से अगर X कंपाउंड देखें तो X कंपाउंड का इनैंशियोमर और इसकी मिरर इमेज ये है, और नेक्स्ट वन इज़ ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में इनैंशियोमर्स ऑफ Z। तो ये हमारे पास में Z का आइसोमर बनेगा, इनैंशियोमर्स बनेंगे और मिरर इमेज बनेगी। तो इस तरीके से हमने सबके प्रोजेक्शन फार्मूलाज विद मिरर इमेज इनके इनैंशियोमर्स बना लिए हैं, सबके स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं बहुत ही आराम से और बहुत आसानी से। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इस वीडियो को दोबारा से भी ज़रूर देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें। चैनल पे आए हैं तो पहली बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स।